साथ जो इटावा से है, जहां पर शव के साथ प्रदर्शन किया गया है। शव को लेकर सड़क पर उतरे हैं ग्रामीण। 3 दिन पहले गोली लगने से मौत हुई है। परिजन एसएसपी आवास ले जाना चाहते हैं शव। पुलिस ने नगला गौर के पास उनको रोक दिया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बड़ी खबर इटावा से हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर शव के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। ये ग्रामीण शव को सड़क पर लेकर उतर गए हैं। 3 दिन पहले गोली लगने से मौत हुई थी। परिजन एसएसपी आवास ले जाना चाहते हैं शव, इंसाफ की मांग करने के लिए। दूसरी तरफ पुलिस ने इन्हें नगला गौर के पास रोक दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई है और भीड़ को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। दूसरी तस्वीर में जिस युवक को आप देख पा रहे हैं, 3 दिन पहले इसे गोली मारी गई थी और इसकी मौत के बाद अब ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा है। वो ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर एसएसपी आवास तक जाना चाहते हैं शव को लेकर, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया है, जिसके चलते अब ग्रामीणों की तरफ से हंगामा और प्रदर्शन हो रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इटावा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिल रहा है। और इटावा से हमारे सहयोगी दिनेश शाक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या हालात हैं इस वक्त वहां पर, क्या जानकारी है आपके पास? फिलहाल जो स्थिति यहाँ बनी हुई है उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि जो उग्र लोग हैं सबको लेकर के इटावा के एसएसपी के आवास पर जाना चाहते थे। आज सुबह से ही करीब 300 की तादाद में लोग अपने गांव से निकले हुए थे ट्रैक्टर के जरिए सबको लेकर। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली पुलिस ने रोकने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने नगला गौर के पास सबको रोक लिया है, तो गुस्साए ग्रामीणों ने सबको यहीं पर रख दिया है। जो इटावा बरेली ग्वालियर हाईवे मार्ग है वो पूरा अवरुद्ध हो गया है। बड़ी तादाद में पुलिस और प्रशासनिक अफसर यहाँ पहुंचे हुए हैं और लोगों को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि अंतिम संस्कार करिएगा और जो कार्रवाई होनी है वो नियमानुसार की जाएगी। लेकिन ग्रामीणों का तर्क है, जो गुस्साए ग्रामीण है उनका कहना है 3 दिन से पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, ना ही कोई छानबीन के बाद स्पष्ट तौर पर पुलिस कोई जवाब दे पा रही है। जिस तरीके की घटना घटित हुई उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि सुबह 4 बजे के करीब यह घटना घटित हुई थी, जिसमें ऐसा बोला गया है कि ये लड़का मोटरसाइकिल से, अमर यादव जिसका नाम है, आ रहा था। किसी अनजान शख्स ने इसको गोली मार दी और इसका मोबाइल जला दिया। मौका वारदात से एक लेडीज चप्पल भी बरामद हुई थी, उसको लेकर के पुलिस के अफसर जांच की बात कह रहे थे। हमारे साथ जो लड़का अमर यादव जिसकी मौत हुई उसके कुछ परिजन हैं, उनकी क्या दरकार है उनसे पूछते हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके की आपकी मांग है, क्यों सब लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? सर इसकी ये मांग चाहता हूँ, 3 दिन हो गए इसका कोई निर्णय नहीं निकल रहा है सर। इसका निर्णय चाह रहा हूँ सर, किसने गोली मारी है इसकी, ये चाह रहे हैं सर। आपको किस पर शक है, किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया? आपके भाई के साथ अमन यादव की हत्या जिन लोगों ने की है, ये सर जी तो अपन को पता नहीं है सर। ठीक है दिनेश, लड़ाई नहीं थी, झगड़ा नहीं थी, कुछ बात नहीं थी सर। आप जैसे बात हो रही थी जैसे मोबाइल से या कुछ से, इससे डिटेल निकाल के आपको जानकारी देना चाहिए। तो ये थे परिजन जो अपनी बात यहाँ तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। उधर कानपुर देहात में 2 पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हो गया है। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि गांव के दबंगों ने घर में घुसकर नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की है। जब पीड़िता ने शोर मचाया तब घर के लोगों के आने पर आरोपी मौके से धमकी देते हुए भाग निकले। जब पीड़ितों ने डायल 112 पर मामले की शिकायत की तो दबंगों ने उनके घर में आग लगा दी। ये घटना 30 मई की है। दलित परिवार ने अपने जलते घर का वीडियो वायरल कर न्याय की गुहार लगाई है। उधर पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में ग्राम समाज की जमीन को कब्जा करने को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मिली शिकायतों के आधार पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आप कानपुर देहात के देख पा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। आरोप के मुताबिक यहां पर पहले छेड़छाड़ की कोशिश की गई और उसके बाद घर में आग लगाकर पूरी तरीके से जला दिया गया। दबंगों ने 112 पर शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद पीड़ितों ने दबंगों पर 112 पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद से दबंगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने यहां पर जाकर पीड़ितों के घर में आग लगा दी। और उसके बाद की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के कम होते केस के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कल से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी शुरू करने का फैसला लिया है। यानी दूसरी बीमारी से पीड़ित मरीज भी अब अस्पताल में जाकर डॉक्टरों से कंसल्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं के इलाज पर भी फोकस किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने बाकायदा एक लिखित आदेश भी जारी कर दिया है। यानी अब इलाज के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो नॉन कोविड मरीजों की परेशानी बढ़ी हुई थी। अस्पताल में अभी तक उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था। लिहाजा प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि ओपीडी को भी संचालित किया जाए, नॉन कोविड मरीजों को भी इलाज मिल पाए ये सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए बाकायदा लिखित आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस कोरोना काल में बड़ा संकट था ऐसे लोगों के लिए जो कि कोविड पेशेंट नहीं थे लेकिन वो अस्पताल में अपना इलाज करवाना चाहते थे। ऐसे में संभव नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद अब शासन ने इसका संज्ञान लिया। लिखित आदेश जारी किया गया है कि अब ओपीडी में एक बार फिर से संचालन शुरू किया जाए। और मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गोरखपुर से रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? ओपीडी शुरू हो चुकी हैं? जी हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर मरीजों के लिए ये राहत भरी खबर है क्योंकि अब सरकार ने निर्णय लिया है कि ओपीडी कल से ओपन हो जाएंगी, मरीज आ सकेंगे और डॉक्टर से संपर्क कर सकेंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं एसआईसी मेरठ के प्यारेलाल जिला चिकित्सालय के सुपरिटेंडेंट इन चीफ। आप ये बताइए डॉक्टर साहब, क्या शासन की तरफ से आदेश आया है और आप लोग कितना प्रिपेयर्ड हैं? शासन की तरफ से निर्देश है कि कल से माने दिनांक 4 जून 2021 से जो हमारी ओपीडी की सेवाएं हैं, ओपीडी जी की जो सेवाएं हैं वो पूर्व की भांति जो है नियमित रूप से चलाई जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कोविड के नियमों का पालन करते हुए उन सेवाओं को जारी किया जाएगा। जैसे कि उसमें शासनादेश के अनुसार पहले से जो हमारी ईएनटी और आई की जो ओपीडी चल रही थी 10 से 12 चल रही थी, अब वो नियमित रूप से 8 से 2 चलेगी। नंबर 2, हमारी एआरवी और पीडियाट्रिक्स ओपीडी, सर्जरी ओपीडी, ऑर्थो सर्जरी ओपीडी और बाकी सभी ओपीडी सेवाएं जो है नियमित रूप से चलेंगी। अरेंजमेंट्स किए गए हैं हॉस्पिटल की तरफ से, कहीं एक साथ भीड़ ना इकट्ठी हो जाए, इसके लिए क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्या इंतजाम किए गए? भीड़ इकट्ठा ना होने के लिए हम लोग पहले गेट पे ही हमारे यहाँ कोविड हेल्प डेस्क बनी हुई है। कोविड हेल्प डेस्क का तात्पर्य। ठीक है उमेश, रामगोपाल से भी अपडेट ले लेते हैं। रामगोपाल, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या रिएक्शन है लोगों का? बिल्कुल, यहाँ पे आम मरीजों को सरकार के इस निर्णय का बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि अभी तक कोविड के दौरान वो अपने आप को दिखा नहीं पा रहे थे, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे थे और इस कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और इस ओपीडी के शुरू होने से जो पोस्ट कोविड मरीज हैं उनको लिए भी एक बड़ा फायदा होगा क्योंकि बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनको कोविड हुआ है और 1 महीने 1.5 महीने बाद जब उनको परेशानियां शुरू हो रही हैं तो वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये परेशानियां क्यों हो रही हैं, तो फिर वो झोला छाप डॉक्टर या फिर इधर उधर से सलाह लेके दवाइयाँ खा रहे। अब ओपीडी शुरू होने के बाद अब उनकी ये समझ में आएगी कि आखिर दिक्कत क्या है और जब वो सीधे डॉक्टर से संपर्क में आएंगे तो डॉक्टर को जब वो बताएंगे कि 1.5 महीना 2 महीना पहले मुझे कोविड हुआ था तो वहां से उनके कंप्लेशन को समझा जाएगा और वहां पे उनको बेहतर इलाज दिया जाएगा। और इसी के साथ जो आम मरीज थे वो भी जो इधर उधर भटक रहे थे अब उनको भटकना नहीं पड़ेगा। और रही बात कोविड प्रोटोकॉल की, तो चूंकि पिछले 1 साल से कोविड प्रोटोकॉल का अस्पतालों में पालन कराया जा रहा है। जब कोविड फर्स्ट आया था उस दौरान उसके बाद से ही कोविड प्रोटोकॉल का ओपीडी में पालन कराया जा रहा। तो इस बार चूंकि संक्रमण की दर अधिक थी तो इस बार ये कोशिश की जा रही है कि जो प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन कराया जाए। ठीक है रामगोपाल, वाराणसी से उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, कल से ओपीडी की सेवाएं शुरू हो जाएंगी, क्या तैयारियां उसको लेकर वाराणसी में? बिल्कुल, देखिए, मैं इस वक्त वाराणसी के सबसे बड़े महिला हॉस्पिटल में खड़ा हूँ जहाँ पर देखिए अब ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई हैं। ये जब से कोविड काल था तब से ओपीडी सेवाएं एक तरह से बंद कर दी थी, अब ये सेवाएं शुरू हो गई हैं। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। ये वाराणसी का सबसे बड़ा जो है राजकीय जिला महिला चिकित्सालय है जहाँ पर जो महिलाएँ हैं
उनको लिए चूँकि बड़ी दिक्कत थी, आम ओपीडी बंद थी, साथ साथ महिला चिकित्सालय बंद थे, तो ऐसे में ये ओपीडी खुलना बेहद राहत देता है और कोशिश ये की जा रही है। हम बात भी कर लेते हैं। अब ये ओपीडी शुरू हो गई है तो अब आप लोगों को राहत है? हाँ, राहत है जी। राहत है जी। तो काफ़ी दिन, कितने दिन से परेशान थे ओपीडी नहीं बंद होने? बिल्कुल बहुत परेशान थे। हाँ, 1 महीने हमारा लेट हो गया, दिखाना था अल्ट्रासाउंड, 1 महीने लेट हम करवाते हैं। अच्छा, तो अब जी। तो ये बहुत सारी और भी लोग हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं। ओपीडी अब शुरू हो गई है तो अब राहत है आप लोगों को? जी जी, राहत है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए इतने दिनों बाद जब ओपीडी शुरू हुई है। आज इस वक्त मैं 7 नंबर ओपीडी के बाहर हूँ। आप देखिए जहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि बहुत दिनों से कोविड काल में चूँकि जो पोस्ट कोविड में थे या जो नॉन कोविड थे उनके लिए बेहद दिक्कत हो रही थी। तो अभी फ़िलहाल ओपीडी शुरू हो गई है, यहाँ पर स्टाफ भी देखने लगा है। आप ये देखिए यहाँ। ठीक है उपेंद्र, राजीव से भी अपडेट ले लेते हैं, वो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, वहाँ से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? राजीव, आपको आवाज़ मिल पा रही है? राजधानी लखनऊ से क्या अपडेट है ओपीडी सेवाओं को लेकर? राजीव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस कोरोना काल में लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा था, क्योंकि ओपीडी की सेवाएं बंद कर दी गई थी। अब एक बार फिर से सेवाएं बहाल की जा रही हैं, लिहाजा लोगों को लग रहा है कि अब उनको समय पर बेहतर इलाज मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर निराश्रित बच्चों के लिए अहम योजना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। पात्रता से आवेदन तक की प्रक्रिया तय हो गई है। महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना बनाई गई है। सरकार निराश्रित बच्चों का खर्च उठाएगी। 18 साल की उम्र तक मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। बड़ी खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए अहम योजना तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पात्रता से आवेदन तक की प्रक्रिया तय कर ली गई है। महामारी में अनाथ बच्चों के लिए यह योजना तैयार की गई है। सरकार ऐसे बच्चों का खर्च उठाएगी। लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, और क्या जानकारी आपके पास, विस्तार से बताइए। देखिए, पिछले दिनों में कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया गया था, जहां पे ये डिस्कशन किया गया मंत्रिमंडल में कि जिस तरीके से जो बच्चे कोरोना काल में अपनों को खो चुके हैं, माँ बाप नहीं है उनका भरण पोषण सरकार करेगी। इसके लिए बाकायदे कैबिनेट से प्रस्ताव भी पास करवाया गया। कैबिनेट से प्रस्ताव पास करवाने के बाद फिलहाल जो इसके लिए गाइडलाइंस है, जो जीओ है, अब वो जारी कर दिया गया है। यानी कि इसमें जो पात्रता होगी वो कैसे होगी, लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्राइटेरिया क्या क्या होगा, किस तरीके से, और कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव या निगेटिव दोनों ही कंडीशंस में अगर किसी के पेरेंट की, किसी बच्चे के माँ बाप की मौत हुई है कोरोना काल के दौरान, और अगर रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है लेकिन उसके एक्सरे से ये पता चलता है कि नहीं, मौत चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से, लंग्स इन्फेक्शन की वजह से हुई है, तो भी इसी क्राइटेरिया में रखा जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारा जो जीओ है या फिर जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई है। और ये बताया गया कि 18 साल से जो नीचे के बच्चे हैं, उनके माता पिता की अगर मौत कोरोना के कारण हुई है तो उनके भरण पोषण के लिए सरकार से आवेदन करना होगा। और इस योजना का लाभ पाने के लिए बच्चों और अभिभावकों को फोटो समेत आवेदन करना होगा, उनके बाकी फैमिली रिलेटिव्स को। यानी कि जो फैमिली रिलेटिव्स है वो ये पात्रता का प्रमाण देंगे कि किस तरीके से मौत हुई है उनकी, किस तरीके से कहाँ वो काम करते थे, बच्चे का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, कहाँ पढ़ रहा है बच्चा, ये पूरी डिटेल्स देने के बाद ही 4,000 रुपए प्रति महीना बच्चे को दिया जाएगा बच्चे के सिलेक्शन के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कोविड के खिलाफ जंग में अपने कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। कंपनी के किसी कर्मचारी की मौत अगर कोरोना से हो जाती है तो अगले 5 साल तक उसके परिवार को सैलरी दी जाएगी। इसके साथ ही आरआईएल ने और भी कई ऐलान किए हैं, जिससे पूरे परिवार को सुरक्षा कवच मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने कर्मचारियों को हमेशा परिवार की तरह मानती है। इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कोरोना काल में अपने कर्मचारियों और उनके परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। रिलायंस ने एक लेटर के जरिए रिलायंस फैमिली सपोर्ट एंड वेलफेयर स्कीम का ऐलान किया है। प्रिय साथियों, कोविड-19 महामारी हमारे सामने हाल के इतिहास में सबसे भयानक अनुभव लेकर आई है। हमारे बीच के कुछ लोग अपने सहयोगियों, पारिवारिक सदस्यों और परिजनों की दुखद मृत्यु से उपजे हालात का सामना कर रहे हैं। चूंकि रिलायंस एक परिवार है,
इसीलिए इस मुश्किल दौर में हम धैर्य और विश्वास के साथ उनके परिवार के हर सदस्य की मदद के लिए समर्पित हैं। रिलायंस ने 3 बड़े ऐलान किए हैं। किसी भी मृतक कर्मचारी के नॉमिनी को आखिरी बार मिली सैलरी जितनी धनराशि अगले 5 साल तक दी जाएगी। बच्चों को भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई, ट्यूशन फीस, हॉस्टल, किताबें मुफ्त मुहैया कराई जाएंगी। जीवन साथी, माता पिता, बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने का पूरा खर्च रिलायंस उठाएगा। इसके अलावा कोरोना से व्यक्तिगत रूप से या फिर पारिवारिक तौर पर प्रभावित साथी विशेष कोविड लीव ले सकते हैं। ये छुट्टी उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर रिकवर होने के लिए दी जाएगी। वहीं अगर रिलायंस के किसी ऑफ रोल कर्मचारी की कोरोना से मौत होती है तो उनके नॉमिनी को भी रिलायंस फाउंडेशन एक मुश्त 10 लाख की मदद करेगा। रिलायंस की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि साथियों, ये वक्त निराशाजनक दिखाई दे रहा है, लेकिन हमेशा याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। पूरा रिलायंस आपके और परिवार के साथ खड़ा है। हम इन कठिन हालातों से तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जीत न मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। शायद यही वजह है कि लोग अभी भी टीका लगवाने से परहेज कर रहे हैं। मथुरा जिले का चौकीपुरा गांव की आबादी करीब 1800 है, लेकिन गांव में टीकाकरण के लिए जब टीम पहुंची तो 45 साल से ज़्यादा उम्र के महज 10 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इतना ही नहीं, गांव में लोगों ने मास्क भी नहीं पहन रखा था। अभी तक हमने भी पुराने जो लोग हैं फरवरी में टीके लगवाए, तो सेकंड डोज के लिए हमने फ़ोन किया है कई बार। लोगों को एक ऐसा डर बैठा हुआ है कि कोविड का टीका लगवाने के बाद में कोई गारंटी दो कि हम कुछ होगा नहीं, कोई परेशानी खड़ी नहीं होगी, तो ऐसी मतलब उसमें डर बैठा हुआ लोगों के अंदर। चौकीपुरा के एक चौराहे पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और चौकीपुरा में देख रहे हैं कि किन लोगों ने वैक्सीन लगवाया और ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया। जब यहाँ टीम पहुंची थी टीकाकरण वाली, हमारे साथ दारा सिंह है जो गांव के प्रधान हैं, और आपका नाम? प्रताप सिंह है। प्रताप सिंह जी हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाया है, लेकिन गांव के प्रधान ने ही वैक्सीन नहीं लगवाया है। क्यों नहीं लगवाया, बातचीत करते हैं। आप तो गांव के प्रधान हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को वैक्सीन लगे, लेकिन आप तो खुद कह रहे हैं कि वैक्सीन पे विश्वास नहीं है। क्यों? यूँ विश्वास ना है। हमारे यहाँ ओल में श्री चंद्र को नातिन लगवाई और 30 दिन मर गो, बिल्कुल स्वस्थ वैसे। यूँ लोग और डर रहे हैं। 2-3 लगवाई और 2-3 खत्म है। आप लोगों ने भी नहीं लगवाया? क्यों नहीं लगवाया? डर की वजह से हमने ना लगवाया। जब क्या डर है आपको? अरे वो मर गो ना बनिया, हमने ना लगवाया। आपने क्यों नहीं लगवाया? ओल में 3 आदमी मर गए यार वैक्सीन से। कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में बेकाबू थी। दूसरी लहर में कई परिवार पूरी तरीके से तबाह हो गए। यूपी में भी दूसरी लहर की तस्वीर देखने को सामने आई। यहाँ भी कोरोना से खूब नुकसान हुआ। हालांकि अब स्थितियाँ कंट्रोल में हैं, लेकिन तीसरी लहर आने की भी आशंका है। इसलिए यूपी में अभी से उससे निपटने की तैयारियां तेज हो गई हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए यूपी में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज माइक्रो मैनेजमेंट में जुट गया है। यहाँ तीसरी लहर से निपटने के लिए डेडिकेटेड चाइल्ड वार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें सभी तरह की मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध होगी। मेडिकल कॉलेज में स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि जब जरूरत पड़े तो किसी को असुविधा न हो। हम लोगों ने बेसिकली स्टाफ नर्स चिन्हित करी हैं, कई बैचेस में बुलाएंगे। हर बैच का 2 दिनों पर ट्रेनिंग होगी और उनको बच्चों में चूँकि एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, तो हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं ताकि समय पड़ने पर हम इन लोगों का उपयोग कर सकें। और इसमें जो है बहुत बेसिक चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, जैसे उन्हें हैंड हाइजीन से लेके पीपी किट कैसे डॉन करना है, कैसे डॉक ऑफ करना है, या वो जाएंगे तो बच्चों को मॉनिटर कैसे करते हैं, हर मॉनिटर का उपयोग कैसे करना है, इंक्लूडिंग वेंटिलेटर। बच्चों का व्यवहार एकदम अलग होता है, इसलिए बच्चों को ट्रीट करने के लिए स्पेशल ट्रेंड लोगों की जरूरत होती है। कानपुर में पैरामेडिकल स्टाफ को इसी बात की ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे उन्हें बच्चों से व्यवहार करना है। साथ ही इलाज की बारीकियां भी समझाई जा रही हैं। स्टाफ को पीपी किट पहनने और उतारने से लेकर बच्चों के प्रति संवेदनशीलता के साथ इलाज के बारे में भी बताया जा रहा है। ट्रेनिंग के दूसरे चरण में बच्चों के वार्ड में रहने वाली आया और वार्ड बॉय को भी ट्रेन किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में माइक्रो मैनेजमेंट पर काम किया जा रहा है, जिससे कि अगर तीसरी लहर आती है और उससे बच्चे संक्रमित होते हैं तो उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, जिसके लिए फिलहाल नर्सेज की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन आने वाले समय में वार्ड बॉय और आया तक की ट्रेनिंग की जाएगी।
श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।